जो पढ़ने वाले हैं वो है महासागरीय जलधाराएं। क्या पढ़ने वाले हैं? जलधाराएं। जलधारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जलधारा के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बेसिक चीज़ें। जैसे मैंने कहा कि साहब ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, समझ लो, आप पढ़ा दूंगा 2 मिनट में। अब पृथ्वी पर ये इसकी क्या है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री में कर्क रेखा आ जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसके दक्षिण में आ जाती है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये सभी आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं कह रहा हूं कि साहब ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके को हम बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। यानी यहाँ सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ का पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये इलाका जो ऊपर है ये ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है? यहाँ पर तापमान कम रहता है। यानी कि इस कारण से यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ सर्दी पड़ती है। यहाँ का पानी जल्दी गर्म हो जाता है, ये पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये पानी कम गर्म रहता है। इसलिए पानी जहाँ गर्म होता है वहाँ से ठंडे स्थानों को ओर जाना शुरू कर देता है। जैसे मैंने कह दिया, ये पानी गर्म होकर के ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे जाएगा गर्म पानी। और जो ठंडा पानी है वो ऊंचे स्थानों से यानी भूमध्य रेखा की ओर जाना प्रारंभ प्रारंभ कर देता है। कौन सा पानी? ठंडा। लेकिन ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन ये जलधाराएं सीधी न चल करके तिरछी चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये रेखाएं जो है तिरछी हो जाती हैं। जैसे हमने कहा कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं या ठंडी जलधाराएं, कोई भी जलधाराएं हों, दिशा कैसी हो जाती है? दिशा ये हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये समझ रहे हो ना? ये दिशा समझ पा रहे हो? चाहे ठंडी हो या फिर गर्म। उत्तरी गोलार्ध में ये अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, कहाँ मुड़ रही? दाईं ओर। और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाएं ओर। मैं घूमा क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में खड़ा था तब मेरा मुख भूमध्य रेखा की ओर था, इसलिए ये मेरा मुख, ये उत्तरी गोलार्ध पे मैं खड़ा हूँ, भूमध्य रेखा की ओर मुख है, तो ये मेरा हाथ कौन सा है? दायां। जब मैं दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचूंगा तो मैं ऐसा खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरा मुख किस तरफ है? भूमध्य रेखा की तरफ। तो रेखाएं किस तरफ मुड़ जाती हैं? बाईं ओर। इसे हम बोलते हैं फेरल का नियम। क्या बोलते हैं? फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है? कि गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में जलधार महासागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इतनी सी बात है। ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं कैरियोलस बल प्रभाव। क्या कह सकते हैं? कैरियोलस बल प्रभाव। बल प्रभाव ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। ओके। अच्छा, अब अकेले यही कारण प्रभावित तो नहीं करते जलधाराओं को, कुछ और चीजें ही प्रभावित करती हैं। जैसे कि मैंने कहा था अभी जलधारा आ रही थी, लेकिन इसके रास्ते में इसे यहाँ पर कोई क्या मिल गया? कोई महाद्वीप मिल गया। क्या मिल गया? महाद्वीप। तो ये जलधारा अब महाद्वीप में चलेगी नहीं, जलधारा जलधारा कहाँ चलेगी? समुद्र में चलेगी। तो ये जलधारा जो है यहाँ से इस तरफ की ओर मुड़ जाएगी, या एकदम ना भी मुड़े तो कम से कम इसके सहारे सहारे चलने लगेगी।
तो जलधाराएं के मुड़ने के कुछ कारण, जलधाराएं बनने के कारण क्या है? तापमान, तापमान या तापमान न कह के मैं कह सकता हूँ अक्षांश स्थिति, दोनों बात सेम ही है। अक्षांश स्थिति प्रभावित करती है किसको? तापमान को। ठीक है, कैरियोलस बल प्रभाव या फेरल का नियम कह दूं और ना कहूं तो कह सकता हूं पृथ्वी की घूर्णन गति, क्या कह सकता हूं? बात तो वही है। और फिर धाराओं के रास्ते में स्थल खंडों का आना, काय का आना? महाद्वीपों का आना, ये जल धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब जल धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। हर महासागर में अलग अलग जलधाराएं चलती हैं। ठीक है, तो अब हम जलधाराओं की जब बात करें तो हम इस पे देखते हैं, ये हमारा मैप है, इसमें जलधाराएं दर्शाई गई हैं। जो भी रेड रेड है वो सब क्या है? गर्म जलधारा। और जो नीला है वो कैसा है? ठंडी जलधारा। जैसे कि ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, है ना। जैसे हमने कहा अटलांटिक महासागर की जलधारा, जैसे ये दिख रही है आपको, ये मैंने कहा साहब ये जलधारा है, ये यहाँ से ऐसी गई, देखो ऐसी जा रही, दिख रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये क्योंकि गर्म है इसलिए कैसी है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। जैसे मैंने कहा साहब एक और जलधारा ये है जो आपको यहाँ से दिख रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, तो ये कहाँ रही है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा। कैसी है? ठंडी। दोनों किस महासागर में चल रही हैं? अटलांटिक महासागर। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, इसका नाम है लेब्राडोर। अच्छा, अब बात करते हैं इन जलधाराओं के नामों की। इन जलधाराओं के नाम सामान्यतः जिस स्थान से ये गुजरती हैं उसी के नाम पे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि साहब ये जलधारा इधर जा रही है, तो ये जलधारा ठंडी है, ऊपर से इधर आ रही है, तो ये यहाँ पर द्वीप कौन सा पड़ता है? फॉकलैंड। इसका नाम क्या पड़ गया? फॉकलैंड की धारा। अब मैंने कहा साहब ये जलधारा गर्म जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है, अब ये देश कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे? ब्राजील। तो क्या की जलधारा हो गई? ब्राजील की धारा। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और चीज की बात करते हैं, जी जलधाराएं जैसी हैं, ठंडी हैं या गर्म हैं, जहां भी पहुंचेंगी वहां अपना प्रभाव दिखाएंगी। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गर्म पानी है, ये बह के कहाँ पहुंच रही है? इधर उत्तर नॉर्थ में। अब यहाँ पर आप देखिए पूरा क्या है? यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। कैसा महाद्वीप है? ठंडा। क्यों है? क्योंकि भैया ये उत्तरी गोलार्ध के निकट ज्यादा है, यहाँ सर्दियां पड़ रही होती हैं, लेकिन जब ये गर्म जलधारा आती है तो इस पूरे इलाके को कैसे कर देती है? गर्म कर देती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूरोप का गर्म कंबल। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम का को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। बात सही में आ रही है? अच्छा, जैसे मैंने कहा ये इलाका, ये जो आप देखेंगे ये अमेरिका का इलाका, ये अमेरिका वाला जो इलाका है, कैलिफोर्निया या मैक्सिको या अमेरिका का इलाका, तो ये इलाका गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया डेथ वैली, कैलिफोर्निया का डेथ वैली। ऊपर से जलधारा आ रही है एक, जिसका नाम है कौन सी? लेब्राडोर की। कैसी जलधारा है? ये इलाका कैसा है? गर्म। कैसे कर देगी? इसे यहाँ पे ठंडा कर देगी। इसे इसे कोल्ड वॉल कहते हैं, शीतल दीवाल। क्या कहते हैं? ठंडी दीवाल के नाम से जाना जाता है। बात सही में आ रही? गर्म महासागर है, इसमें बर्फ, इस जलधारा के साथ साथ बर्फ के टुकड़े भी तैराते हैं, वो यहाँ पर बहुत एकदम ठंडा माहौल कर देते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि ये फॉकलैंड के पास में ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं। फॉकलैंड नहीं, सॉरी, न्यू फाउंडलैंड के पास में। क्या के पास में? वहाँ हम उसे स्थान क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक, है ना। और ये मछलियां पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोहरा बनता है ठंडी गर्म जलधाराओं के मिलने के कारण, और कोहरे के कारण फ्लैक्टन घास पैदा होती है, उस घास को मछलियां खाती हैं, इसलिए वहाँ मछलियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चलिए, तो अब ये जलधाराओं को देख देख के पढ़ना। अच्छा, अब आप जलधाराओं में बहुत एक चीज़ से बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कह दिया कि साहब उत्तरी विस्वती धारा, है ना, दक्षिणी विस्वती धारा। अब ये आपको यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, मतलब अटलांटिक महासागर में मिलेगी, प्रशांत महासागर में मिलेगी और हिंद महासागर में। अरे आपको नाम समझना, विस्वत की धारा कौन सी है?
विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय माने भूमध्य रेखा के आसपास, है ना। उत्तर की ओर जा रही है तो उत्तरी, और दक्षिण की ओर जा रही तो दक्षिण। ये विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ही आगे जाके क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या कहलाएगी, गल्फ स्ट्रीम। या ये उत्तर विषुवती, ये दक्षिण विषुवती रेखा आगे जाके क्या कहलाएगी, ब्राजील की धारा। क्या कहलाएगी, ब्राजील। धारा तो वही है। जैसे मैंने कहा कि आप समझिए, आप तो ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर ये अपनी का भूमध्य रेखा है। अब यहाँ से कोई जलधारा बनती है, ये बनी जलधारा अभी कायम चल रही है हिंद महासागर में। अब ये हिंद महासागर को पार करते हुए इधर आ जाएगी, कायम घुस जाएगी प्रशांत महासागर में। अच्छा, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर ये चली आ रही, यहाँ आके टकराएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए, एक ये यहाँ पर ये अपना दक्षिण अमेरिका है। क्या है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर हमने कहा ये हमारी ये पेरू की जलधारा आई। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा। नहीं, दिमाग लगाओ ना थोड़ा अच्छे से समझना। ये ठंडी जलधारा पेरू की, हमोल्टी जलधारा, ठीक है। और ये जैसे ही ठंडी कहाँ पर आई, भूमध्य रेखा के आसपास, तो ये कैसी हो गई, गर्म हो गई। कैसी हो गई, ये गर्म हो गई। जलधारा यही है, कैसी हो गई, गर्म हो गई। आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई। अब दो शाखाओं में बढ़ गई आगे जाके। एक इधर चला गया दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा, और उत्तर विषुवतीय रेखा। यही आगे आ गई। ये इलाका यही है। ये कोनिया जा है, जो एक ऊपर चली गई और जो एक नीचे चली गई। जा ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा हो जाएगी तय, और जा गई तो जा आगे जाके क्यूरोशियो की धारा कहलाई। क्या कहलाई, क्यूरोशियो की धारा। जा प्रशांत महासागर में चल रही है क्यूरोशियो की जलधारा, और आगे पहुंचे तो जापान के पास में क्यूरोशियो की जलधारा, ये आगे पहुंचे। कैसी जलधारा है, गर्म है, अभी गर्म है। ये कहाँ गई, यहाँ। ये समझ पा रहे हो, कहाँ गई, इलाका वही है ना। ये यहाँ गई, ये निकाल दी मैंने। अब यहाँ आके ये अब ऊपर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि रास्ता बंद है ऊपर। तो यहाँ से फिर ये जलधारा इस तरफ की ओर मुड़ेगी, और यहाँ आके जलधारा कैसी हो गई, ठंडी हो गई। तो फिर यहाँ से जलधारा आएगी नीचे की ओर, कैसी होगी, ठंडा। ये हमारी क्या कहलाएगी, कैलिफोर्निया की धारा। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। धारा वही थी, ये पहले ठंडी थी, फिर गर्म हुई, फिर घूम के ठंडी हो गई, और फिर यहाँ आके फिर ये इधर घूम जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, फिर ये पैसी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर ये आगे बढ़ेगी तो फिर आगे दोस्तों बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या। अब पानी तो वही है ना बेटा, पानी तो वही है, कभी ठंडा कभी गर्म। ऊपर पहुंच जाएगा ठंडा हो जाएगा, नीचे जाएगा तो गर्म हो जाएगा। इस तरीके से पानी घूमता रहता है ना। चलिए, तो अब हम जलधाराओं की इसकी बात करें। महासागरीय धाराएं, ध्यान सुनना, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। महासागरीय धाराओं की बात कर रहे हैं तो जिस स्थान पर गर्म धाराएं पहुंचती हैं वहां का तापमान बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, गर्म धाराएं पहुंचेंगे पानी का तापमान कैसे बढ़ जाता है। जैसे जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट का तापमान बढ़ा देती है। क्या कह रहे हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम किसका, अभी ये जा रही गल्फ स्ट्रीम, तो किसका तापमान बढ़ा दिया, उत्तर अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका यहाँ पहुंची ना, तो उत्तर अमेरिका के तट का तापमान इसने बढ़ा दिया, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं तापक्रम को नीचे कर देती हैं, जैसे कि लेब्राडोर की ठंडी धारा अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट को तापमान को हिमांक के पास पहुंचा देती है। कौन सी जलधारा, अब ये आई ना लेब्राडोर के ऊपर से, तो ये आई और इसने उत्तर पूर्वी तट यानी इस इलाके को कैसा कर दिया, ठंडा कर दिया। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। महासागरों की सतह से जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। महासागर की जो सतह का तापमान, औसत तापमान कितना होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। भाई न्यूनतम 5 डिग्री, अधिकतम 30 डिग्री हो जाता है, लेकिन 27 डिग्री कैसा है, एवरेज। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान, ये भी टिक कर लेना, मोस्ट लिखना पर। बढ़ते हुए अक्षांश समझ रहे हो ना, ऊपर की ओर जाओगे, कहाँ जाओगे, जैसे आप ये सबसे निम्न अक्षांश कौन सा है, 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, 10, 20, 50, 80, 90 तक पहुंचते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, बढ़ते हुए अक्षांश तापमान 0.5 डिग्री
सेल्सियस प्रति अक्षांश घटता है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो ना कि ऊपर के साथ जाओगे तापमान में कमी होगी, नीचे की ओर आओगे तापमान बढ़ेगा। नीचे ऊपर ने बीच की ओर भूमध्य रेखा की ओर आओगे तापमान बढ़ेगा और ध्रुवों की ओर जाओगे तापमान घटे। और ये कैसे घटेगा? प्रति अक्षांश आधा डिग्री, प्रति अक्षांश पे आधा डिग्री कम हो जाएगा। बात सही में आ रही? जैसे मैंने कहा साहब यहाँ पर 30 डिग्री तापमान था जल का, तो आप 0 पे 1 पे पहुंचे तो आप मतलब 29.5, 2 पे पहुंचे तो 29, 28.5, 28, इस तरीके से घटता 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 चला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए ठीक है। ठंड उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, तो दक्षिणी गोलार्ध का में यह 16 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? कल बताया था मैंने आपको, क्या कहा था? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है इसलिए समुद्र ज्यादा गर्म होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है इसलिए समुद्र कम गर्म होता है। बात समझ में आ रही? धरती जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है। ये धरती जल्दी गर्म हो जाती है, इस धरती के तापमान को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? पानी। इसलिए उत्तरी गोलार्ध का तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, दक्षिणी गोलार्ध तापमान थोड़ा सा कम होता है। तो इसका 19 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसका तापमान इसका 16 डिग्री रहता है। समझ में आई बात? अलग से कुछ नहीं है, अब सब जो हमने पढ़ चुके हैं। महासागरीय लवणता, लवणता मैं बता चुका हूँ, महासागरों का खारापन। क्या होता है? खारापन। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, ये बता दो ना आपको। भाई महासागरीय लवणता सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को, कि पानी कितना है, कितने पानी में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, के अनुपात को हम सागरीय लवणता कि प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवणता की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि साहब 1000 ग्राम क्या है? 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में हमने कहा साहब 10 ग्राम क्या है? नमक है, 10 ग्राम नमक है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो प्रति 1000 ग्राम जल में, प्रति 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर, प्रति लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि 25% अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 25 ग्राम क्या है? लवण की मात्रा है। समझ गया मेरा? यदि मैंने कहा 25% तो 1 लीटर पानी में 25 ग्राम नमक, 30% 1 लीटर पानी में 30 ग्राम, 1000 ग्राम कह दूं 1 लीटर कह दूं, ठीक है। यही प्रतिशत, यह प्रतिशत नहीं बल्कि क्या है? मात्रा है। क्योंकि प्रतिशत तो क्या होता है? 100 पर, ये काय पे देख रहे हैं अपन? 1000 पे, लेकिन इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। देखिए आप जानते ही हैं कि भाई हमने कहा साहब सोडियम क्लोराइड कितना? 77% सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.5%, कैल्शियम सल्फेट 3.5%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, और ये छोड़ देना मत पढ़ना। या अब मैं ये कहूं कि साहब बताइए कि महासागरीय जल की लवणता के प्रमुख कारक कौन सा लवण है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, 77.8%। यानी प्रति 1 लीटर पानी में समुद्र के में 27 ग्राम क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड। और प्रति 1 लीटर पानी में 3 ग्राम क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। परसेंटेज में 77% क्या है? सोडियम क्लोराइड, और 10% 11% क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, ये दो आप याद कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक, घर में उपयोग करने वाला नमक, और समुद्र से ही आश्वन जो है बाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करते हैं। महासागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक तथा हिमांक कम हो जाता है। क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट का मतलब क्या है? भाई हम जब भी जानते हैं शुद्ध जल को यदि आप उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। वह तापमान जिस पर जल बाष्प बन जाता है उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। और वह तापमान जिस पर जल जम जाता है उसे
हिमांक कहते हैं। हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बात हो रही है शुद्ध जल की, क्या बात हो रही है। लेकिन यदि हम उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, क्या मिला दें, अशुद्धि, जैसे कि नमक घोल दें, शक्कर घोल दें, कुछ भी घोल दें, तो उसके हेमांक और क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। यानी क्या कह रहे हैं, महासागर में नमक लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक, क्वथनांक अधिक मतलब अब वो 100 पर नहीं उबलेगा, 110, 120, 130 पर उबलेगा। मेरी बात, अब वो 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, 110, 120 डिग्री पे उबलेगा, क्वथनांक बढ़ गया और हिमांक कम हो जाता है, यानी 0 पे नहीं जमेगा और कम तापमान पर क्या होगा, जमेगा। बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। आइसक्रीम जो बेचते हैं लोग, आइसक्रीम खाइए ना, अपन पहले खाते बा बर्फ वाली आइसक्रीम, सुबह पहली बेर चाकती तक खारी खारी लगाती, कैसी लगाती, खाई कि नहीं खाई, तो वह खारी खारी काय लगाती कि बाप है नॉन डाल रही, तो क्या डाल रही, तो नॉन, नमकीन नहीं, नॉन, है ना। तो क्या है कि वो उसके मांग को कम कर देता है, इससे कि वो आराम से जमा रहता है, पिघलता नहीं है। महासागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व बढ़ता मतलब क्या है कि 1 गिलास पानी तुम कुआ को भर लाओ और 1 गिलास पानी तुम काय को भर लाओ, महासागर को। कुआ के पानी ये तौलोगे तो वो हमने कही साहब 100 ग्राम है, तो और सागर का पानी करेगा 120 ग्राम। बात समझ रहे हो, गिलास बराबर है, आयतन दोनों का बराबर है, पर सागर के पानी का वजन ज्यादा है और कुआ के पानी का वजन कम है। क्यों, क्योंकि सागर के पानी में नमक घुला, नमक घुला मतलब उसके कण पास पास हैं, कण के पास पास होना मतलब क्या है, घनत्व ज्यादा है। इसीलिए तो हम नदी में या कुआं में तैरने की अपेक्षा सागर में तैरना सरल होता है। क्यों सरल होता है, क्योंकि वहां पर उत्प्लावन बल ज्यादा कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद ही होगा ना, क्या कहता है, किसी भी वस्तु को तैरने के लिए अपने भार के बराबर पानी को हटाना पड़ता है। अगर आप कुआं में तैरोगे तो कुआं के पानी का वजन कम है, तो आपको 2 बार हाथ चलाने पड़ेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा, क्योंकि पानी का वजन कैसा है, कम है। लेकिन अगर तुम सागर में तैरोगे तो सागर में आप एक बार ही हटाओगे तो पानी जो हट जाएगा उसका वजन ज्यादा है, इसलिए आपको एक बार हाथ चला के आप तैर सकते हो, काय में, समुद्र में। लेकिन कुआं में आपको ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा, पानी का वजन ज्यादा होता है काय का, समुद्र का, इसलिए वहां पर आसानी से तैर सकते हैं। और कुआं में या नदी में हमको तैरने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि भाई हमको वहां ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा। हमको पानी हटाना कितना है, अपने वजन के बराबर। आ रही बात सेम। और जो बल कार्य करता है वो उत्प्लावन बल है ना, ऊपर की ओर जो धक्का देता है वो उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। आपने बाल्टी खींची ना कुआं में से, जब तक बाल्टी पानी की नीचे है तब तक आपको वजन जान नहीं पड़े हमें, और जैसे ही ऊपर आते है तो फिर हमें समझ में आ लगता है जहाँ बहुत ताकत लग रही है, क्योंकि नीचे से एक और धक्का दे रहा था। वो बल कौन सा था, उत्प्लावन बल। ठीक है, ये मैंने सब पढ़ाया आपको। लवणता अधिक होने से बाष्पीकरण कैसा होता है, न्यून होता है, यानी बाष्पीकरण कम होता है। ज्यादा नमक घुला होगा तो बाष्पीकरण कम होगा। महासागरीय लवणता के स्रोत क्या है, महासागर में लवणता आती कैसे, पृथ्वी महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, क्या है, पृथ्वी। मैंने क्या कहा था आपसे कि पानी बना भाप और बना बादल, बादल ऊपर उठे हुआ संघनन, संघनन हुआ तो वाष्प वापस बदला पानी में, पानी की बूंद टपकी जमीन पे, वो कहलाई वर्षा। और वर्षा का पानी जैसे जमीन पे गिरा तो सब मटेरियल जो घुलने लायक था पानी में घुल गया, पानी में घुल के पानी गया नाली में, नाली गई झोरे में, झोरी गई नदिया में, नदिया गई समुद्र में, समुद्र में जो घोल घाल के ले गई तो मटेरियल छोड़ दिया, फिर घाम पड़ा सो पानी फिर भाप बना, पानी पानी भाप बन के उड़ गया, जो घोल के ले गया तो मटेरियल वो वहीं पे समुद्र में रह गया। ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है करोड़ों सालों से, इसलिए सारे घुलनशील लवण घुल घुल के सागर में इकट्ठे हो गए, इसलिए सागर का पानी कैसा हो गया है, खारा हो गया है। समझ में आ रही है बात। तो क्या कह रहे हैं, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी।
महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, यानी कि खारा काय से होता है, पृथ्वी के कारण। ठीक है। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाली प्रमुख कारक हैं। सागर तक नमक कौन ले जाता है? नदियां ले जाती हैं। और नदियों के पास कहाँ से आता है? जमीन से आता है। पवन भी स्थल से सागर तक नमक पहुंचाने का, कभी कभी हवा भी मिट्टी को ला के वहां तक ले जाती है, तो वो उससे भी बढ़ती है। ज्वालामुखी से निस्तृत राखों से भी कुछ लवण प्राप्त होते हैं। यदि मान लो कुछ समुद्र के पास में ज्वालामुखी फट जाए या समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फट जाए, तो उसमें जो लावा निकलता है उसमें भी क्या होते हैं? लवण होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। महासागरीय लवणता के नियंत्रक के कारक हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बड़ी नदियां सागर के तटीय जल को लवणता को कम कर देती हैं। बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, वो समुद्र में जाके मिलती हैं, तो नदियों का पानी मीठा होता है। जैसे अब मैंने कहा साहब, यांगसी है ना, या यांगशी टिक्यांग, या हमारी सिंधु नदी, गंगा नदी, मिशिसिपी मिशोरी, नील नदी, अमेजन नदी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। जहां जहां पर इन नदियों का जो मुहाना होता है, मुहाना मतलब जब पानी में ये नदी मिल रही होती हैं, उस इलाके में थोड़ा सा पानी कम खारा होता है, क्योंकि इनका मीठा पानी वहां जाके मिल जाता है, तो लवणता थोड़ी सी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है ना। ये वैसा ही है जैसे कि आपने अभी अब जो है एक गिलास में नमक घोल लिया है ना, और ज्यादा नमक घुल गया तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लो, नमक कम लगने लगेगा। आई बात से। वर्षा भी लवणता को क्या कर देती है? कम कर देती है, क्योंकि वर्षा का पानी भी कैसा होता है? मीठा होता है। सागरीय हिम के पिघलने से लवणता भी कम होती है। जो बर्फ पिघल पिघल के पानी सागर में पहुंचता है, वो भी लवणता को कम कर देता है। समझ में आ रही बात? ये लवणता कम कैसे हो जाएगी? जब उसमें हम क्या मिला देंगे? मीठा पानी। मीठा पानी कहाँ से मिल सकता है? नदी से, वर्षा से, या बर्फ के पिघलने से। ओके। बाष्पीकरण से सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। ये स्वाभाविक सी बात है। पानी भाप बनेगा तो पानी पानी भाप बन जाएगा और नमक ज्यादा उसमें रह जाएगा। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो खारा जो जल है, वो जो है किस नदी में, अब किस स्थान पे है? तो हमने कहा साहब वान झील तुर्की में। कहाँ है? क्योंकि वहां पर पानी के स्रोत, नया पानी नहीं आ पा रहा, और गर्मी कारण पुराना पानी भाप बन बन के उड़ रहा है। जो उसमें ऑलरेडी, वो ऐसी बात है कि जैसे शक्कर घोर दी तुमने पानी में, और शक्कर पानी में घोर के तुमने कहा धर दई, गैस पे धर दई, तो पानी गैस चलत रहेगो, पानी भाप बन के उड़त रहेगो, और चाशनी गाड़ी बुझ जाएगी। समझ में आ रही है? तो पानी भाप बन बन के ज्यादा उड़ रहा है, और उसमें नया पानी ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए वो पानी ज्यादा खारा खारा होता जा रहा है। वान झील तुर्की, तो ये मान लो 330% है, मतलब 1 लीटर पानी में 330 ग्राम क्या मिलेगा आपको? नमक मिलेगा। 1 लीटर पानी ले आओ, इतना गाढ़ा हो गया है। सोचो तुम, 1 लीटर पानी में 350 ग्राम नमक घोर दो, तो पानी पूरा गाढ़ा ही हो जाएगा। चाशनी जैसे पानी हो जाए कि ना हो जाए? समझ में नहीं आ रही बात? ये बान झील तुर्की का पानी इतना गाढ़ा है कि तुम अगर उस पर जाकर चटाई बिछा के सो जाओ, क्या करके? चटाई बिछा के पानी के ऊपर सो जाओ, तुम डूबोगे नहीं। मतलब हंस से जाओगे, इतना गाढ़ो गाढ़ो पानी है बाको, इतना नमक घुला हुआ उसमें। बान झील तुर्की। दूसरे नंबर पे झील कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे आती है मृत सागर। मृत सागर। अब वो कल एक लड़की पूछ रही थी कि सर मेरियाना गर्त में और मृत सागर में क्या अंतर है? मैंने कहा मेरियाना गर्त, प्यारे बच्चों, समुद्र के नीचे का गड्ढा है। क्या है? समुद्र के नीचे का गड्ढा है। अपन काय की बात कर रहे थे? हैं? मृत सागर की बात करें तो मेरियाना गर्त क्या है? एक पानी के नीचे गड्ढा है। क्या है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गड्ढा है मेरियाना गर्त। और जो जो अपना मृत सागर है ना, मृत सागर एक स्थल है। क्या है? मृत सागर सबसे निचला जमीन का स्थल है। समुद्र की सतह से 397 मीटर नीचा सबसे निचला स्थल, सबसे निचली जमीन है का मृत सागर। ठीक है। अब सबसे निचला गड्ढा टाइप का है, तो पानी तो भरा ही जाएगा स्वाभाविक से, इसलिए वहां क्या है? एक झील भी है। क्या है? एक झील भी है। तो उस झील का नाम क्या है? डेथ सी, मृत सागर। उसका खारापन भी लगभग 250% के आसपास है ना। और तीसरे नंबर पे है हमारी लेक साल्ट। लेक साल्ट कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। ये मैं आपको आपको जब मैंने आपको टॉप 3 खारी झीलें पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो,
है याद? टॉप 3 खारी झीलें पढ़ाई थी। तो सबसे ज्यादा झील बान झील तुर्की, जहाँ खारापन 330%। फिर दूसरे नंबर पे आती है डेथ सी। तीसरे नंबर पे आती है सॉल्ट लेक। सॉल्ट माने नमक, नमक लेक, नमक की झील कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। समझ में आ रहा है? आ रहा है का भाई? चलो कह देव करे आ रहा हो तो बाष्पीकरण से क्या है, नम पानी और ज्यादा खारा होगा। पृथ्वी चक्रवाती दशा एवं उच्च वायुमंडलीय दाब से सागरीय लवणता बढ़ती है। पृथ्वी चक्रवात जैसा समझ रहे हो? जब मौसम कैसा होता है? साफ होता है। मौसम साफ होगा तो वर्षा कम होगी, बाष्प कम बनेगा, तो लवणता क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि मौसम में क्या होगा, हमने कहा निम्न वायु दाब बनेगा, तो निम्न वायु दाब बनेगा तो क्या होगा? चक्रवात आएंगे। चक्रवात आएंगे तो हवाएं, तूफान, आंधियां, वर्षा होगी, तो लवणता कम हो जाएगी। बात सही में आ रही? अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि वर्षा अधिक होने से लवणता कम होती है, अब वर्षा कम होने से लवणता बढ़ती है। बात तो वही है, कान जहां से पकड़ो, जहां से पकड़ो। उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश समझते हो ना? ऊपर 60, 80, 90 नॉर्थ या साउथ। ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरी जल के जमने से तथा हिम के निर्माण के कारण सागरी लवणता में मामूली सी वृद्धि होती है, परंतु हिम के पिघलने पर लवणता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है। सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइटिक लेना, और जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन, और घनत्व प्रवणता को पाइक्लोक्लाइन। अब ये नाम है। और वह जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। ये अलग अलग नामों से, देखो क्या कह रहे हैं, सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन। अब ये तुम्हें याद हो ही जाएगा, थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। और हमने कहा साहब लवणता तो एलोक्लाइन, ठीक है। और घनत्व प्रवणता पाइक्नो, पाइक्नोक्लाइन। और जलीय रसायन, रसायन माने केमिकल, वो केमोक्लाइन। समझ में आ गई मेरी बात? में व्यक्त किया जाता है। उत्तरी आर्कटिक महासागर में अधिकांश नदियां गिरने के कारण लवणता कम पाई जाती है। उत्तरी आर्कटिक महासागर मतलब नॉर्थ। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? ये यहाँ पर इस इलाके में बहुत सी नदियां गिरती हैं। इस इलाके में बहुत सी नदियां जाके गिरती हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ इस इलाके की लवणता कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। आई बात सही में? ठीक है। हम्म। उच्च अक्षांश ध्रुव क्षेत्र में आधा जल के जमने से हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता मामूली अजीत तो पढ़ लिया था। अगला पॉइंट है, उत्तरी आर्कटिक महासागर में अधिकांश नदियां गिरने के कारण लवणता कम पाई जाती है। इससे मीठा महासागर भी कहा कहते हैं। अभी टिक कर लो, किसे कहते हैं मीठा महासागर? किसे कहते हैं मीठा महासागर? आर्कटिक महासागर को मीठा महासागर भी कहते हैं। आर्कटिक, आर्कटिक महासागर यानी ये क्या आ गया, ये दुनिया के टॉप खारे स्थान जो बता रहा था मैं आपको। सबसे नंबर 1 पे बान झील, 330%। 330% मतलब क्या? 1 लीटर पानी में 330 ग्राम का है नमक। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन इजराइल की सीमा पे, 238%। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए अमेरिका में कितनी? 220%। और कारवुज खाड़ी, ये छोड़ो, ये अपने भारत की सबसे खारी झील साबर झील। साबर झील कहाँ आएगी? राजस्थान, है ना। ये 205 ग्राम मिल जाएगा यहाँ पर। कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग का लाल सागर, ये सब फालतू की बातें अपन नहीं पढ़ना, ठीक है। समलवणता रेखा भाई, जहां जहां पर पानी का खारापन कैसा है? समान है। मतलब हमने कहा साहब, वैसे महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी बढ़ाई थी बनने हैं? कितनी बताई थी? 27 प्रति ग्राम बताई थी ना? 27 प्रति 1000, ये बताई थी ना औसत लवणता। और देख लो तुम, महासागरीय जल की औसत लवणता 27, तो औसत तापमान कितना है?
औसत तापमान 27, 35 है, 35 है तो, और तापमान है, औसत तापमान है 27, तो भैया 35 ग्राम प्रति हजार, ये क्या है, महासागरीय जल की औसत लवणता। औसत लवणता मतलब क्या कि भाई एवरेज 35 ग्राम मिलता है क्या, नमक 1 लीटर पानी में एवरेज। हाईएस्ट तो कितना मिलता है, 330 ग्राम मानझील तुर्की में। हाईएस्ट कितना है, 330 ग्राम मानझील तुर्की में। लेकिन एवरेज कितना मिलता है, 35, कितना मिलता है, 37। और 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है महासागरीय जल। देखिए क्या कह रहे हैं, समलवणता रेखा मतलब क्या, जहां जहां पर समान खारापन पाया जाता उसे क्या बोलते हैं, आइसो हैलाइन, क्या बोलते हैं। ये मैंने आपको रेखा पढ़ाई है। समलवण रेखाएं वे होती हैं जो कि सागरों की सतह पर समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में आइसो हैलाइन, क्या बोलते हैं। महासागरीय निक्षेप, निक्षेप माने क्या, कुछ चीज छोड़ देना। नदियां कुछ छोड़ती है ना मटेरियल से, वहां से निक्षेप। अब महासागरों में कुछ भी तुम डालोगे, कुछ भी घुलेगा तो आखिर कहाँ बैठेगा, तलहटी में ही बैठेगा। कहाँ बैठेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, महासागरीय। अरे अपन जब घर है मई बात है मई, तो मई गाड़ो गाड़ो मई कहाँ बैठ जाता नीचे, अपन उसको कहते हैं मई ये निथार वो, ऊपर से पानी पानी अलग कर ले गाढ़, तो वो नीचे नीचे बैठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। महासागर नितल पर, नितल माने जमीन पर, महासागर के नीचे तल पे अवसादों के जमाव को, अवसाद माने क्या, कचरा, जमाव को महासागर निक्षेप कहते हैं। समझ गए मेरी बात, सागरों के नीचे तलहटी में जो कचरा जम जाता है उसे क्या बोलते हैं, महासागर निक्षेप। इसके अंतर्गत उन निक्षेपों का अध्ययन करते हैं जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं। बाद में यही निक्षेप, मान लो तुम मर गए, तुम इस सागर सागर में डूब के मर गए तुम, तो पहले तुम ऊपर आ जाओगे, अतरा जाओगे, एक आध दिन अतराओगे, फिर वापस जमीन पे तुम्हें सारी गैसें निकल जाएंगी तो तुम बैठ जाओगे। तो कालांतर में तुम जो है नदियां में डूब गए, तो नदिया से बह के आखिर में कहाँ समुद्र में पहुंचोगे। समुद्र में कहाँ, नीचे तलहटी में बैठ जाओगे। समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु मरते हैं, वो कहाँ जाएंगे, सब जमीन पे जाके बैठ जाते हैं। वो वही जीव जंतु अब से इस कालांतर में करोड़ों सालों बाद पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं, पेट्रोलियम को इसलिए हम क्या कहते हैं, जीवाश्म तेल कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म ऑयल, फॉसिल ऑयल भी कहा जाता है पेट्रोलियम। उससे ही फिर आप फिर वो निकाल लेंगे अपन, जैसे भारत में है ना, हम भारत में हमारा अरब सागर के पास में है, कौन सा है स्थल जहाँ हम निकालते हैं, आलिया बेट, कालिया बेट तो ठीक है, उसके नीचे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया रखा है, बॉम्बे आई, बॉम्बे आई हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है समुद्र के ऊपर। समुद्र से नीचे से क्या निकालते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, बात एक ही है। और उससे फिर ले आते हैं बिना की रिफाइनरी में, उससे पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन, है ना, डम्बर, ये सब काय से बनते हैं, पेट्रोलियम से ही बनते हैं। कहाँ, बिना की रिफाइनरी में बनते हैं। लेकिन काय से बनते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से बनते हैं। प्रवाजी आसवन उसे क्या बोलते हैं, प्रवाजी आसवन। अलग अलग तापमान पर अलग अलग वस्तुएं वाष्पीकृत होती हैं, उन्हें हम अलग अलग डिब्बों में प्राप्त कर लेते हैं। कोई पेट्रोल कहलाता है, कोई डीजल कहलाता है, कोई केरोसिन कहलाता है, कोई मोम, कोई ग्लिसरीन, नीचे जो बचा हुआ उसे क्या बोलते हैं, डंबर। वो जब प्रभाजी आसवन करते हैं तब सल्फर बहुत ज्यादा निकलता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फिर अम्लीय वर्षा का कारक होती है। तो जहां जहां पर रिफाइनरी ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सब चीजें होती हैं। अब हमने कहा कि साहब जो अवसाद है उससे क्या बन जाता है, पेट्रोलियम वगैरह। अच्छा, जरूरी नहीं पेट्रोलियम बने, हो सकता है कि आपके हड्डे हड्डे इकट्ठे हो गए एक जगह, आपके हड्डों में क्या था, कैल्शियम, उससे चूना पत्थर बन गया, क्या बना, चूना पत्थर। और वो कालांतर में क्या बन जाएगा, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संगमरमर। बात सही में आ रही। अभी अवसाद जो होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। देखिए, हमने कहा था महासागरीय तली के निक्षेप में उनके स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। का मिलेगा, बजरी मिल सकता है, रेत मिल सकता है, सिल्ट मिल सकता है, मृतिका, माटी, पंख माने कीचड़, ये सब क्या है, ये मटेरियल हमको मिल सकता है। ठीक है। ज्वालामुखी पदार्थ द्वारा निक्षेप, अब ज्वालामुखी जो फटेगा तो उसका मटेरियल भी तो तलहटी में जमा हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के प्राप्त पदार्थों को निक्षेपण सागरों में दो स्रोत से होता है। प्रथम धरातलीय भागों से, जो ज्वालामुखी धरातल में फटते हैं और बह के लावा कहाँ पहुंच जाता है, समुद्र में। धरातलीय भागों पर ज्वालामुखी के उद्गार से प्राप्त पदार्थों में विघटन होने से उनका आकार बारीक होता है। द्वितीय, महासागर के नीचे अगर ज्वालामुखी फटे, कहाँ फटे, महासागर के नीचे ही। महासागरों के अंतर्गत ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी पदार्थ सीधे सागरों में जमा कर दिए जाते हैं।
ये हमारा पूरा क्या है, ये लावा निक्षेप जो जम जाता है, ये पानी के नीचे मटेरियल जम गया, ऐसे क्या बोलेंगे, निक्षेप बोलेंगे। अवसाद है, ये क्या है, अवसाद। जैविक पदार्थ जो जीव जंतुओं से, मान लो गैया भैंसे, पेड़ पौधा, आदमी, जीव जंतु बह के पहुंच जाए तो उनसे जो मटेरियल जमेगा उसे क्या बोलेंगे, जैविक निक्षेप। और जैविक या कार्बनिक, हमें सब का अकार्बनिक से मतलब क्या, मिट्टी पत्थर ये जमा हो जाए तो क्या बोलेंगे, कार्बनिक। ये तुम पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैविक पदार्थ, इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पिंजर, वनस्पतियों के अपशिष्ट पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इसके दो वर्गों में रखा गया है। प्रथम तट तलवासी या नैरेटिव पदार्थ, द्वितीय अगाध समरास्त या फैलोजोइक पदार्थ। अजैविक पदार्थ महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक जिनमें कार्बन है वो खनिज, पत्थरा मथरा, सोना चांदी लोहा, है ना, महासागर तल में जमा हो जाते हैं। इसमें प्रमुख क्या है, डोलोमाइट, लोहा, सिलिका, मैग्नीज, मतलब जिनमें क्या नहीं है, कार्बन नहीं है, ठीक है, कार्बन नहीं है जिनमें, वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ये पढ़ लेना आप। इसके बाद जलधारा मैंने कल सुनूंगा आपसे, कल जलधारा जो रह गई, बताइए नोट्स में क्या और रह गया, जरा मैं देखो इसमें।